नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही ऑफिस में बिल्कुल एक जैसा काम करने वाले दो लोगों की सैलरी सिर्फ इसलिए अलग क्यों हो सकती है क्योंकि एक पुरुष है और एक महिला? आज हम भारत के इसी से जुड़े एक बहुत ही जरूरी कानून यानी समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि ये कानून समान काम के लिए समान वेतन को कैसे पक्का करता है। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक ही जैसे काम के लिए एक पुरुष को एक महिला से ज्यादा वेतन देना हमेशा हर हाल में गैर कानूनी होता है? पहली नजर में शायद लगे कि इसका जवाब तो सीधा सा हाँ है, लेकिन ये मामला उतना भी सीधा नहीं है। आज हम इसी की जटिल परतों को एक एक करके खोलने वाले हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समान वेतन के लिए जो संघर्ष हुआ उसकी कहानी जानेंगे। फिर समझेंगे कि कानून की नज़रों में समान काम का आखिर मतलब क्या है। ये भी देखेंगे कि ये कानून सिर्फ सैलरी की नहीं बल्कि बराबर मौकों की भी बात करता है और इसे असल में लागू कैसे किया जाता है। और आखिर में इसकी विरासत और भविष्य पर भी एक नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से, समान वेतन के लिए संघर्ष। आखिर 1976 में इस कानून को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आइए इसके पीछे की वजह और इसके संवैधानिक आधार को समझते हैं। देखिए, इस कानून के दिल में दो बहुत बड़ी बातें हैं। पहली, ये पक्का करना कि अगर काम एक जैसा है तो वेतन भी एक जैसा होना चाहिए, चाहे कर्मचारी पुरुष हो या महिला। और दूसरी, सिर्फ वेतन ही नहीं बल्कि नौकरी देने से लेकर प्रमोशन और ट्रेनिंग तक किसी भी स्टेज पर लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो पाए। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, जो इस कानून की नींव है। समान काम का आखिर मतलब क्या है? इसे समझने के लिए हमें दो बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को समझना होगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जब कानून पारिश्रमिक या रेम्यूनरेशन की बात करता है तो इसका मतलब सिर्फ हमारी बेसिक सैलरी नहीं है। नहीं, इसमें सारे अलाउंसेस, सारे फायदे और हर वो चीज़ शामिल है जो हमें नकद या किसी और रूप में मिलती है। मतलब पूरे सैलरी पैकेज की बराबरी होनी चाहिए, सिर्फ बेसिक पे की नहीं। और दूसरी सबसे जरूरी परिभाषा है एक ही काम या समान प्रकृति का काम। इसका मतलब है ऐसा कोई भी काम जिसे करने के लिए एक जैसा हुनर, एक जैसी मेहनत और एक जैसी जिम्मेदारी की जरूरत हो। कानून यहाँ छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि ये देखता है कि काम का जो मूल स्वभाव है क्या वो एक जैसा है। मान लीजिए दो लोगों के जॉब टाइटल अलग अलग हैं, लेकिन वो असल में एक ही काम कर रहे हैं, तो कानून उसे समान काम ही मानेगा। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कानून कैसे वेतन से भी आगे बढ़कर समान अवसर की बात करता है। हम इसके मुख्य नियमों और उनके कुछ अपवादों को भी जानेंगे। इस एक्ट का जो दिल है वो है इसकी धारा 4। ये साफ साफ कहती है कि हर एम्प्लॉयर का ये कर्तव्य है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो पुरुषों और महिलाओं को एक ही या एक जैसे काम के लिए एक बराबर पारिश्रमिक दे। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, कोई भी कंपनी बराबरी लाने के नाम पर किसी की सैलरी कम नहीं कर सकती। ये एक मजबूत सुरक्षा कवच है। अगर भेदभाव पाया जाता है तो हमेशा कम वेतन वाले की सैलरी को बढ़ाकर ज्यादा वाले के बराबर किया जाएगा। इसका उल्टा कभी नहीं हो सकता। ये कानून सिर्फ वेतन तक ही सीमित नहीं है। इसकी धारा 5 रोजगार के हर स्टेज पर, हर कदम पर भेदभाव को रोकती है, जिसमें भर्ती, प्रमोशन, ट्रेनिंग और ट्रांसफर सब कुछ शामिल है। धारा 5 ये साफ करती है कि लिंग के आधार पर भेदभाव इन सभी क्षेत्रों में मना है। भर्ती यानी रिक्रूटमेंट में, पदोन्नति यानी प्रमोशंस में, ट्रेनिंग में, ट्रांसफर में और नौकरी से जुड़ी किसी भी दूसरी शर्त में। लेकिन यहाँ एक जरूरी अपवाद भी है। ये नियम तब लागू नहीं होता जब कोई दूसरा कानून ही महिलाओं को किसी खास नौकरी में आने से रोकता हो, जैसे कि कुछ खतरनाक काम, जैसा माइंस एक्ट में कुछ कामों के लिए है। ये समझना जरूरी है कि ये अपवाद सिर्फ तभी लागू होता है जब कोई कानूनी रोक हो, न कि कंपनी की अपनी कोई पॉलिसी। अच्छा, अभी तक जो हमने समझा उसे परखने का समय है। एक सवाल है, समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत एक एम्प्लॉयर इनमें से किन मामलों में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं कर सकता? ऑप्शन है ए भर्ती, बी प्रमोशन, सी ट्रेनिंग या फिर डी ये सभी। क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है डी ये सभी।
क्योंकि जैसा हमने देखा, सेक्शन 5 इन सभी पहलुओं पर लागू होता है। अब चौथे भाग पर आते हैं कि आखिर ये कानून लागू कैसे होता है। चलिए शिकायतों से लेकर सजा तक की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो प्रक्रिया क्या है? ये कुछ इस तरह काम करती है। सबसे पहले जो पीड़ित कर्मचारी है वो एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराता है। इसके बाद एक सरकारी इंस्पेक्टर कंपनी के रिकॉर्ड्स की जांच करता है। फिर एक अथॉरिटी दोनों पक्षों को सुनती है और अपना फैसला देती है। अगर कंपनी दोषी पाई जाती है तो उसे बकाया वेतन देने का आदेश दिया जाता है, और अगर कंपनी फिर भी बात नहीं मानती तो उस पर जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है। इस कानून को जमीन पर उतारने के लिए 3 मुख्य किरदार हैं। पहले, कंपनियां जिनकी जिम्मेदारी है कि वो वेतन का पूरा रिकॉर्ड रखें। दूसरी, सलाहकार समितियां जो सरकार को सलाह देती हैं कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं। और तीसरे, इंस्पेक्टर जिनके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी ऑफिस में जाकर रिकॉर्ड्स की जांच कर सकते हैं। और अगर कोई कंपनी कानून तोड़ती है तो सजा का भी प्रावधान है। 1987 के एक संशोधन के बाद इसमें 10,000 रुपये तक का जुर्माना, 6 महीने तक की जेल या दोनों हो सकते हैं। और सोचिए, उस समय के हिसाब से ये एक बड़ी रकम थी, जिसका मकसद यही था कि कंपनियां इस कानून को गंभीरता से लें। चलिए अब 5वें हिस्से में कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से देखते हैं कि ये कानून असल जिंदगी की सिचुएशंस में कैसे लागू होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस में एक पुरुष क्लर्क को 20,000 रुपये मिलते हैं और ठीक वही काम करने वाली एक महिला क्लर्क को 18,000। ये कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक भारी ट्रक चलाने वाले पुरुष ड्राइवर को एक छोटी कार चलाने वाली महिला ड्राइवर से ज्यादा वेतन मिलता है तो ये जायज हो सकता है, क्योंकि यहाँ काम का स्किल और जिम्मेदारी का लेवल अलग-अलग है। एक और सिचुएशन देखते हैं। एक ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी के लिए विज्ञापन आता है जिसमें लिखा है केवल पुरुष उम्मीदवार। क्या इस कानून के तहत ऐसा किया जा सकता है? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। ये भर्ती में भेदभाव है और धारा 5 का साफ उल्लंघन है, जब तक कि कोई और कानून खास तौर पर उस नौकरी के लिए महिलाओं को प्रतिबंधित न करता हो। और अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम भाग पर, इस अधिनियम की विरासत और इसका भविष्य। हम इसके ऐतिहासिक महत्व और आज के कानूनी माहौल में इसकी जगह पर चर्चा करेंगे। इस कानून का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा है। 1976 में यह लागू हुआ, फिर 1987 में इसमें सज़ा को और सख्त बनाया गया, और हाल ही में 2019 में इसके मूल सिद्धांतों को नए वेतन संहिता यानी कोड ऑन वेजेस का हिस्सा बना दिया गया है, जो इस विचार को और भी मजबूती देता है। हालांकि जब तक ये नई संहिता पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती, तब तक 1976 का यही कानून काम करता रहेगा। तो अंत में हम इस बड़े सवाल पर आके रुकते हैं, जब हमारे पास समान वेतन का इतना मजबूत कानून है, तो आज भी वेतन में लैंगिक असमानता यानी जेंडर पे गैप क्यों मौजूद है? ये हमें दिखाता है कि सिर्फ कानून बनाना ही काफ़ी नहीं होता। असली बदलाव के लिए कानूनी ढांचे के साथ साथ हमारी सामाजिक सोच में भी बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।